अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू QM। सो इससे पहले कि हम चैप्टर 14 की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, एक मैं स्लाइड्स जो आगे पीछे करा था तो मुझे एक पेज नज़र है जो हमने स्किप कर दिया था। छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन इससे MCQs अक्सर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, ये भी समझ लेते हैं। तो मैंने आप लोगों से एक सच बोला, आप लोगों ने सच्ची बात मान ली। परेशानी वाली बात क्या है? कुछ भी नहीं, मैंने सच बोला, आप लोगों ने मेरी मान ली, अच्छी बात है, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं सच बोलूं और आप लोग उससे सच को ना माने, क्या परेशानी वाली बात है? हाँ, ये परेशानी वाली बात है। दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। बात जो थी वो करेक्ट थी, सच थी, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दी। दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। इसी का अगर आप ऑपोजिट करें, जो बात थी वो सच नहीं थी और आप लोगों ने नहीं मानी, अब क्या परेशानी है? वंस अगेन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर झूठ था और आपने झूठ को जो है वो ठुकरा दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट एन एरर, दैट इज अ गुड थिंग। बट अगर झूठ था और आपने मान लिया, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। तो कीपिंग दिस इन माइंड चलते हैं MCQs की तरफ। थेरी कहाँ है? कैलकुलेशन, ये सारी मतलब आपने एक दफ़ा रीड भी कर लेना है ना, तो आपको ये सारे MCQs आ जाएंगे। हम इस टाइम ढूंढ रहे हैं कैलकुलेशन वाले सवाल। ये चलें टाइप ऑफ एरर्स की बात करते हैं। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। क्या मतलब? सच्ची बात आपने नहीं मानी, कौन सा वाला एरर होता है? टाइप 1। एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। झूठी बात थी और आपने मान ली, कौन सा वाला एरर होता है? टाइप 2। इसी तरह आगे चले, हमें लगता है कोई कैलकुलेशन नहीं मिलनी। ये A और B स्टूडेंट्स थे, वो बराबर एबिलिटी थी दोनों की। अच्छा, गिवन हाइपोथेसिस जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया और जो है वो कंक्लूजन निकाला गया कि A जो साहब हैं वो B साहब से कहीं ज़्यादा जो है वो अक्लमंद हैं। अच्छा, कई साल बाद पता लगा कि ये जो कंक्लूजन था ये इनकरेक्ट था और जो दोनों भाई थे वो बराबर थे। बताएं कौन सा वाला एरर था? तो सच्ची बात क्या थी कि दोनों स्टूडेंट्स बराबर थे। आप लोगों ने उस सच को नहीं माना, आपने कहा कि नहीं जो है वो A जो है वो B से कहीं ज़्यादा अक्लमंद है। क्या आपने टाइप 1 यानी कि सच्ची बात को झुठला दिया, या आपने टाइप 2 झूठी बात को मान लिया? आपने सच्ची बात को रिजेक्ट किया। दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू नहीं हो सकती? तो आंसर, मैंने भी आंसर्स नहीं देखे, लेकिन ज़रूर अगर 100 से ज़्यादा कोई ऑप्शन हुआ तो वो हमारा राइट आंसर होगा। ये आ गया, 101 इज द राइट आंसर। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। वंस अगेन, जो 100 से ऊपर ना कॉन्फिडेंस लेवल जा सकता है ना ही सिग्निफिकेंस लेवल जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल एंड सिग्निफिकेंस लेवल परसेंटेज सम? तो सम दोनों का हमेशा 100% होगा, क्योंकि वो दोनों के जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, सिग्निफिकेंस लेवल की क्या वैल्यू होगी? तो बहुत ही आसान है, 5%। आइडेंटिफाई करेक्ट वैल्यू फॉर 5% इन द वन टेल टेस्ट। हमने ज़बानी याद किया हुआ है, 1.65 होती है। 5% फॉर अ टू टेल टेस्ट, ये भी हमें ज़बानी याद है, 5% होती है टू टेल टेस्ट के केस में 1.96। 1% फॉर अ टू टेल टेस्ट क्या होती है? 2.58। और 1% फॉर जो है वन टेल क्या होती है? 2.33। आगे चले, चलो एक काम करते हैं, हमारे पास टाइम काफ़ी है। एक दफ़ा कैलकुलेटर्स उठाओ सारे, हम ये वैल्यूज जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं। मैं गया स्टैट में, वन वेरिएबल में, और मैं गया स्टैट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में। अब Q की वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन वाली मेन्यू में गए, 2 पे क्लिक किया, यानी कि Q पे क्लिक किया और मैंने Z की वैल्यू पुट की 1.96। कैलकुलेटर ने क्या बोला? कैलकुलेटर बोला 0.475, यानी कि 47.5%। इसे डबल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 0.95%, यानी कि 95%, यानी कि 5% कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस लेवल। पहला वेरीफाई हो गया। इसी तरह स्टैट में जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं, Q पे क्लिक करें और Z वैल्यू लिखें 1.65।
कैलकुलेटर क्या बोल रहा है 0.45। 0.45 का क्या मतलब 50% एक साइड पे और बकाया 45% एक साइड पे, 50 प्लस 45 आपके पास बन गया 95%। 1.65 भी हमने वेरीफाई कर लिया। इसी तरह स्टैट में जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं, क्यू पे क्लिक करें और लिखें वैल्यू 2.58। कैलकुलेटर बोला 0.495 यानी कि 49.5%। यही हमें चाहिए था, हाँ जी यही हमें चाहिए था। और इसी तरह क्यू वैल्यू 2.33 लिखें, देखें क्या आता है। कैलकुलेटर बोला 0.49 यानी कि 0.5 प्लस 0.49 0.99 आपके पास 99% आ गया उसका वन टेल के केस में। तो ये थी हमारे पास फिगर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नल जो है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो स्टेप 1 ये रहा। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो है सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है। तो सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारे पास कौन सी गिवन है, यहाँ स्टिंगनेस लेवल का स्टेप भी कोई नहीं है। लेकिन एक मिनट, आखिरी स्टेप हमें नजर आ रहा है, कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विद क्रिटिकल वैल्यू, ये आखिरी स्टेप होता है। उसके बाद स्टेप 2 में हम देखते हैं कि इसमें हमने जी टेबल लगाना है या टी टेबल लगाना है। फिर हम क्रिटिकल वैल्यूज यानी कि 1.96 या 2.58 वगैरह देखते हैं। फिर उसके बाद हम जी वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 एंड 5। वो वाला हाइपोथेसिस जो हम चेक करना चाहते हैं, जो कि H0 से डिनोट होता है, वो नल हाइपोथेसिस होता है। और इनमें से कौन सी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लेवल सिग्निफिकेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 टेल्स इक्वली। अभी देख लेते हैं कौन सा इनमें से जो है वो 2 टेल टेस्ट है। तो मैन्युफैक्चरर साहब ने कसम खाई कि मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो 24 आवर्स से ज़्यादा चलते हैं। नहीं, 24 आवर्स से ज़्यादा की बात हो रही है, 1 टेल हो गया। मिल्क बॉटलिंग प्लांट ने कहा कि हम एक जो है बॉटल में 250 मिलीलीटर जो है वो पैक करते हैं। अब 250 से कम हुआ तो भी गलत बात है, 250 से ज़्यादा हो तो भी गलत बात है। मैं 2 ठीक लग रहा है, लेकिन स्टिल बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर ने कहा कि हमारी जो डिफेक्ट्स हैं वो लेस देन 5% हैं, नहीं 1 टेल है। और स्कूल ने कहा कि हमारी पासिंग रेशियो 75% से ज़्यादा है, ये भी 1 टेल है। तो बेस्ट आंसर कौन सा हुआ, बी। लेट्स कंटिन्यू। यूनिट 2 के कुछ सवाल भी हमने इस वीडियो के लिए छोड़ दिए थे, जो कि ये आखिरी सवाल था। ट्रांसपोर्ट मैनेजर साहब ने कहा कि जो मीन जर्नी टाइम है ना वो 14 आवर्स अ डे है। ऐसा करते हैं, इसे मिनट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 इंटू 60 क्या होता है, 14 इंटू 60 होता है 840 मिनट लगते हैं सवाल के मुताबिक। जबकि मीन जो निकला सैंपल का 64 जर्नीज का, क्या आंसर आया 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 13 इंटू 60 हुआ 780 और 780 प्लस 20 200 आपके पास आ गया सैंपल का मीन। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 3 आवर्स, 3 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 3 6 18, 180 आवर्स हो गया आपकी, 180 मिनट्स हो गया आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन। टेस्ट दिस असर्शन एट अ 5% सिग्निफिकेंस लेवल। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू। सवाल नंबर स्टेप नंबर 1 क्या होता था, नल हाइपोथेसिस। हमने कह दिया कि जो सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन है वो सच है। हमने कहा मीन इज इक्वल टू 840। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, हम कहेंगे मीन इज नॉट इक्वल टू 840। स्टेप 3 सिग्निफिकेंस लेवल 5% यानी कि प्लस माइनस 1.96। स्टेप 4 स्टैंडर्ड एरर जो है वो निकाल दें। कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन 180 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n यानी कि 64। देखें क्या आता है, 180 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 64 हुआ 22.5। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप x माइनस मीन यानी कि 800 माइनस 840 डिवाइडेड बाय 22.5। तो 800 माइनस 840 डिवाइडेड बाय 22.5 हुआ -1.77। तो क्या -1.77 प्लस -1.96 के दरमियान होता है, हाँ जी होता है। हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस जो था वो सच्चा था। ऑन एवरेज तकरीबन 840 मिनट यानी कि 14 आवर्स ही पर डे लगते हैं। लेट्स सी, स्टैंडर्ड एरर आया 0.375। हमारा तो ये नहीं आया था, हमारा तो 22.5 आया था। क्यों डिफरेंस है, हमने मिनट्स में कैलकुलेशन की, उसने आवर्स में कैलकुलेशन की, लेकिन
एट द एंड जी वैल्यू बराबर है, उसकी भी 1.78, हमारी भी 1.78, हालांकि उसने आवर्स में किया, हमने मिनट्स में किया, फिर भी तो क्या हमने हिसाब लगाया, हमने कहा कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक है। अच्छा, एक और सवाल भी पीछे रहता है, ये भी देख लेते हैं। केबल मैन्युफैक्चरर ने कहा कि हमारा जो केबल है वो 700 किलोग्राम का है, की स्ट्रेंथ उसकी है, स्टैंडर्ड डिवीजन 13 किलोग्राम है, जबकि उन्होंने एक डिफरेंट टेक्निक की बात की जिससे स्ट्रॉन्गर केबल्स बनते हैं। 40 केबल्स टेस्ट किए गए, उनकी मीन स्ट्रेंथ थी 725 किलोग्राम। ये वन टेल टेस्ट है, हमें देखना है कि 700 से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग केबल हमें चाहिए। लेट्स हैव अ लुक। स्टेप 4 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टेप 1 2 3 आपको बड़ी अच्छी तरह आते हैं। स्टैंडर्ड एरर कहाँ से आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन। स्क्वायर रूट एन कितने के जो हमने केबल्स चेक किए 40, 13 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 40, तो 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 40 होता है 2.055। अब 2.055 नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि 725 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 2.055 कितना होता है, 725 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 2.055। कैलकुलेटर बोला 12.1, तो क्या 12.1 1.65 से ज़्यादा होता है? हाँ जी, ज़्यादा होता है। हम कहेंगे जो नल हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल भी जो है वो सच नहीं है। चेक करें, 12.1 जो है हमारा आंसर था, हमने कह दिया कि जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है। इसके साथ ही आखिरी कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। टायर मैन्युफैक्चरर ने कहा कि टायर प्रोड्यूस जो होते हैं उनकी मीन लाइफ 25,000 किलोमीटर होती है। नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, भला कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर सवाल में हमें कोई एवरेज गिवन है वही एवरेज को हम एज इट इज कह लें कि नल हाइपोथेसिस है। कभी कभार सवाल में नियत होती है उसकी कि वो कह कुछ और रहा होता है लेकिन होता वो असल में वन टेल सवाल है। भला किस तरह, इस तरह लाइक वो कह रहा है टायर मैन्युफैक्चरर के हमारी जो टायर है उसकी मीन हेल्थ है, मीन लाइफ है 25,000 किलोमीटर। अब इसका उर्दू तर्जुमा करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा कि भाई हमारे टायर जो है वो 25,000 किलोमीटर चलते हैं। लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है, क्या कंपनी ये कहना चाह रही है कि हमारा टायर जो है वो 25,000 किलोमीटर चलेगा और बस हो जाएगी उसकी, सिर्फ 25,000 किलोमीटर चलेगा? नहीं, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा टायर कम से कम 25,000 किलोमीटर तो चलेगा ही चलेगा और उसके बाद भी चलेगा। तो कीपिंग दिस इन माइंड हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस भला क्या होंगे? हमारा नल हाइपोथेसिस होगा कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो मीन है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका ऑपोजिट होगा। हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारा जो मीन है वो लेस देन जो है वो 25,000 है। तो क्या इस तरह का ऑप्शन है? नल हाइपोथेसिस हमें चाहिए ग्रेटर देन 25,000, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें चाहिए लेस देन जो है वो 25,000, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए हमें लग रहा है बेस्ट। नेक्स्ट वही बात, स्कूल ने कहा कि हमारी पासिंग रेशियो 75%, तो क्या इसका मतलब ये कि एग्जैक्ट 75% पास होते होंगे? नहीं, स्कूल ये कहना चाह रहा है कि हमारी पासिंग रेशियो 75% से ज़्यादा है। तो हमें चाहिए नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन 75%, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें चाहिए कि इट इज स्मॉलर देन 75%। दिस इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर वही बात, मैन्युफैक्चरर ने कहा कि हमारी जो है वो 2% से भी कम प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट डिफेक्ट होते हैं। नल हाइपोथेसिस बताते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बता देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात डिफरेंट है। भला क्या, कंपनी कह रही है कि फला चीज़ हमारी 2% से कम है, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, मीन इज लेस देन और इक्वल टू 2%। किस तरह का ऑप्शन है? ये हो सकता है और बस यही हो सकता है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्शन डिफेक्ट्स हैं वो 2% से ज़्यादा हैं। ऑप्शन बी इज द बेस्ट। नेक्स्ट, परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग और बताएं कि नल हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। स्टेप 4 से ऑनवर्ड्स हम इसे करेंगे सॉल्व। स्टेप 4 क्या होता था, स्टैंडर्ड एरर निकाल दें।
तो स्टैंडर्ड एरर कहाँ से आएगा? सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, हाँ जी गिवन है 0.2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। स्क्वायर रूट n आपके पास क्या है? 749। तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.7 क्या होता है? 0.2857। अब 0.2857 को हमने डिनोमिनेटर में रखना है, भला किसके? सैंपल मीन क्या है? 7.95 माइनस जो है वो पॉपुलेशन मीन क्या है? 8 डिवाइड बाय 0.2857 क्या आया? 7.95 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.2857 होता है माइनस 0.175। तो क्या ये प्लस माइनस 1.96 के दरमियान है? हाँ जी, हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाए। नेक्स्ट, वही डेटा दोबारा है, क्या डिफरेंस है? बस डिफरेंस ये है कि जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 5% से कम होके 1% हो गया। अच्छा, अब क्या करें? इतना सिर्फ डिफरेंस आया है कि हमारा जो लिमिट्स हमने चेक करनी थी प्लस माइनस 1.96 से हमने उसे 2.58 तक जो है वो लेके जाना था। कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ा, तो अभी भी हम कहेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है। नेक्स्ट, क्या डिफरेंस है? आपका पॉपुलेशन जो है वो मीन वो भी ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी बराबर है, सैंपल साइज भी बराबर है, सैंपल मीन भी बराबर है। क्या फर्क पड़ रहा है? सिर्फ इस बात का फर्क पड़ रहा है कि अब हमारा जो है वो 2 टेल टेस्ट नहीं रहा, 1 टेल टेस्ट रहा है। तो क्या माइनस 1.75 प्लस माइनस 2.33 के दरमियान भी होता है, हमने कहा एक्सेप्ट कर लो। और आखिर में वही चीज़ दोबारा से, क्या फ़र्क है? अब हमारा पहले क्या था? सॉरी, पहले स्मॉलर देन 8 था, अब ग्रेटर देन 8 है। इससे भी हमारी कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम अभी भी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ आखिरकार हमारी जो है फिगर जाके चेंज हुई। मीन 11 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 0.2 है, सैंपल साइज 10 है, सैंपल मीन है इतना। क्या हमें 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? अभी देख लेते हैं। और इसी बहाने में जाते जाते आपको एक और जो है वो शॉर्टकट बताता जाऊँ। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं जी वैल्यू डायरेक्ट। भला कैसे? 11.4 माइनस 11 डिवाइडेड बाई, यहाँ हमने स्टैंडर्ड एरर लिखना था ना, यहाँ पूरा का पूरा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लिख दें। कैलकुलेटर पे इस तरह भी आंसर आ जाता होता है। भला क्या लिखेंगे आप? 0.2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10। ये सारा का सारा डायरेक्ट लिखें, लेकिन जो है वो ब्रैकेट ध्यान से लगाइएगा वरना सवाल गलत हो जाएगा। 11.4 माइनस 11 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 0.2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10। कैलकुलेटर बोला 6.32। तो क्या 6.32 एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर है? बिल्कुल भी नहीं है, हमने इसे कर दिया रिजेक्ट। तो चैप्टर 14 की इतनी प्रैक्टिस ही इनफ है। वैसे लास्ट यूनिट के भी कुछ एमसीक्यूज हैं, लेकिन वो सारे इसी टॉपिक पे हैं कि बताएं कौन से केस में जो है वो हमने टी टेस्ट यूज़ करना है, कौन से टेबल पे हमने जी टेस्ट यूज़ करना है। तो लेट्स सी, क्या इसमें वो काम का एमसीक्यू है? बिल्कुल भी नहीं। व्हाट इज द सैंपल साइज? अगर 12 है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी? बड़ा कोई मुश्किल सवाल आ गया। n-1 12-1 क्या होता है? 11। तो ये एक्सरसाइज आपके हवाले है। इसी के साथ ही चैप्टर 14 भी ख़त्म हुआ। ये वाली वीडियो पिछली वीडियो का ज़्यादा छोटी थी, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। आखिरी आपकी तैयारी चल रही है, उसे जारी रखें। कोई इशू वगैरह आ रहा है तो मुझसे डिस्कस करें। फ़िलहाल मिलते हैं कल की, यानी कि आखिरी जो हमारा वीडियोज़ हैं उसमें। अभी से डिस्कस कर लेते हैं उन वीडियोज़ में क्या होगा। पहली वीडियो में होगा चैप्टर 15 की डिस्कशन, और दूसरी वीडियो में क्या होगा वो सरप्राइज होगा, मैं अभी कोई नहीं बता रहा, लेकिन इन माय ओपिनियन वो एक ज़रा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।